आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है वो है प्रश्न बंक पे आधारित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। प्रश्न बंक क्लास 12th का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा ये। तो प्रश्न बंक को करेंगे हम, जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। ये 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? कौन सी तिथि थी वो संविधान लागू हुआ? क्या पूछा गया? संविधान लागू हुआ तो ये 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या 565 थी। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है 1947 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? ये आंध्र प्रदेश का। भारत की आज़ादी के साथ ही धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ? भारत की आज़ादी के साथ ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? तो वो राजनीतिक दल था मुस्लिम लीग। नोआखली वर्तमान में कहाँ पे है? बांग्लादेश में। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम या प्रथम बार उपवास कहाँ पे किया था? कोलकाता में। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग था? तो ये था मध्य प्रदेश का। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 को। भाग्य वधू से चीर प्रतीक्षित भेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ये भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था निजाम। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई? 1 नवंबर 1956 को। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए वो राज्य था मणिपुर। सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया था। चीर प्रतीक्षित भेंट वाला ऊपर हमने देखा, भाग्य वधू से चीर प्रतीक्षित भेंट। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से। अंग्रेज किस नीति में विश्वास रखते थे? फूट डालो राज करोगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। कायदे आजम या पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन थे? जिन्ना। आज़ादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख जो चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से थे? तो एक तो पंजाब और एक था बंगाल। वैसे पंजाब और एक वैसे बंगाल, 2 याद कर ले। रजवाड़ों के जो शासक थे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। उस सहमति पत्र का क्या नाम था? तो इंस्ट्रूमेंट एक पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले कहाँ के राज्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करने की रखने की घोषणा की थी? त्रावणकोर। संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया था? भोपाल के नवाब ने। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1951 में भारत में मुसलमानों की संख्या थी वो कितने प्रतिशत थी? तो ये 12% थी उस समय। राज्य पुनर्गठन आयोग के सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन सी थी? कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956। भाषा के आधार पर किस प्रांत ने सर्वप्रथम विरोध किया? आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास प्रांत से बना था। भारत का वह राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाया और तब जाकर वहां चुनाव हुए, तो ये था मणिपुर। वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित है? वर्तमान में 28 और 8 है।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सन 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन करके कौन से 2 राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 1960 में मुंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात, एक एम बनाया गया और एक जे बनाया गया। मानचित्र में इन जगहों को भरना है आपको। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, मैसूर कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है, त्रावणकोर केरल में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कोच्चि केरल में है, अलवर राजस्थान में है, बांसवाड़ा राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में, बीकानेर भी राजस्थान में, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़ ये सब राजस्थान में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर उत्तर पूर्व का स्टेट है, मणिपुर में घाले, त्रिपुरा भी उत्तर पूर्व का स्टेट है, रामपुर उत्तर प्रदेश। एक दल के प्रभुत्व के दौर के जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनको हम देख लेते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल की शपथ किसने ली? श्री राजगोपालाचारी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसमें नहीं है तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर ले। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। 1952 के चुनाव में कुल मतदाता जो कि साक्षर थे 15%। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर। लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? 364 सीटें। इस ऑप्शन में नहीं है, ये 2 की बजाय 3 है। भारत के दलितों का मसीहा कहलाता है BR अम्बेडकर। हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ? एक तो होता है लागू होना, एक अंगीकृत होना या बनकर तैयार होना। 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, और लास्ट में लिखा है कि इस दिनांक को 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमारे संविधान पे हस्ताक्षर हुए 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी। PRI पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्लूटोर्को जो कि मैक्सिको की पार्टी है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई। पूरे देश में EVM का इस्तेमाल कब हुआ था? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को 1959 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया था? तो यह था अनुच्छेद 356 के तहत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? केरल में। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी सत्ता के अधीन होना। भारत 200 सालों तक अंग्रेजी सरकार का उपनिवेश रहा, तो इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दल प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारणों को संक्षेप में बताना है तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गई थी और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के वही नेता लड़ रहे थे जो बाद में 1952 के बाद चुनाव में खड़े थे, तो उनको हैसियत प्राप्त थी। स्वतंत्रता आंदोलन का एक विराट व्यक्तित्व उन्हें मिला हुआ था, तो ये विराट व्यक्तित्व के धनी लोग थे जब चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, जो अन्य पार्टियां थी, विपक्षी दल थे, वो उस समय नए नए बन ही रहे थे, तो उनका कोई जनाधार नहीं था उतना। भारत की एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो अन्य कौन से देश का उदाहरण है इस चैप्टर में? मैक्सिको का भी है। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारत के जो राजनीतिक दल था कांग्रेस पार्टी, इसके अंदर ही सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होने के कारण पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका ये एक ही पार्टी के अंदर निभाई जा रही थी, तो ये पूरी तरह से चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे थे, तो हम नहीं कह सकते कि इससे लोकतांत्रिक चरित्र खराब हुआ। दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो कोई व्यक्ति है वो एक दल से चुनाव लड़ के आए और बाद में वो दूसरे दल में किसी भी कारण से, किसी भी लालचवश दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे कहते हैं दल बदल। डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी दलों के लोग थे, तो एक सराय में कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है वो रुक सकता है। इस प्रकार से एक छाता संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी को किसकी संज्ञा दी थी? सराय की। सराय यानी एक धर्मशाला जहाँ पर कोई भी रुक सकता है। तो कांग्रेस पार्टी में भारत की जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती स्पष्ट कीजिए। जिसका किसी भी दल से संबंध नहीं हो, बिना दल के जो चुनाव लड़ते हैं, तो एक चुनौती कैसे, ये स्पष्ट करना है। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर बताना है। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच अंतर बताना है। विपक्षी दलों से क्या अभिप्राय है, तो वो दल जो सत्ता पक्ष में नहीं होता और सत्ता पक्ष की आलोचक के रूप में सबसे बड़ा दल होता है। सत्ता पक्ष के बाद जो सबसे बड़ा दल होता है उसे कहते हैं विपक्षी दल। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल की भूमिका में है। साझा सरकारों के परिणाम बताने, मिलीजुली जो सरकार होती है। आलोचक ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में चुनाव सफलतापूर्वक नहीं कराए जा सके? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1952 में जब चुनाव आयोग बनाया गया और चुनाव आयोग के सुकुमार सेन को जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे ऐसे इस विधि से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाते हुए जो चुनाव करवाने हैं, तो पूरे विश्व के जो आलोचक थे वो मानते थे कि भारत इतना बड़ा देश है और इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। यहाँ 15% लोग ही पढ़े लिखे हैं, संचार के साधन भी नहीं हैं, तो फिर यहाँ लोकतंत्र ज़्यादा दिन सफल नहीं हो सकता, यानी चुनाव यहाँ सफलतापूर्वक नहीं कराए जा सकते। लेकिन तत्कालीन सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत भले ही 15% ही पढ़ा लिखा हो, यहाँ के लोगों के पास संचार के साधन नहीं हो, पिछड़ा हो, गरीब हो। उस समय पूरी तरह से भारत पिछड़ा, गरीब और बेरोजगारी से त्रस्त था। सिर्फ खेती किसानी के अलावा कोई लोगों के पास इतने रोजगार नहीं थे, संचार के साधन भी नहीं थे कि लोगों तक उसकी सूचना पहुंचाई जा सके। फिर भी सफलतापूर्वक चुनाव करवा कर ये सिद्ध कर दिया कि भारत सफलतापूर्वक चुनाव करा भी सकता है और एक बड़े लोकतंत्र की स्थापना भी कर सकता है। 70-75 साल तक भारत अपने लोकतंत्र को जिंदा भी रख सकता है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आप देख लें, इसमें सुमेलित करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी मोहलनोबिस। जनसंघ के नेता कौन थे? बलराम वधोक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कौन थे? ए गोपालन। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। नियोजित विकास की राजनीति। बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये ब्लूप्रिंट था, बिल्कुल था। राज्य के स्वामित्व का समर्थन ये नहीं था। ये कुछ अग्रणी उद्योगपतियों का था, बिल्कुल। पुरजोर समर्थन किया, ये भी सही है। नहीं है तो ब ऑप्शन हो जाएगा अपना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा कहाँ से मिली? सोवियत संघ से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? कृषि। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से ग्रहण किया था? सोवियत खेमे के देशों से। भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो नियोजन तो था, उदारीकरण नहीं था। वह ऑप्शन हो जाएगा। सहकारी खेती भी थी, आत्मनिर्भरता भी थी। उदारीकरण को 1990 के बाद अपनाया गया है, तो इसलिए उदारीकरण नहीं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 में। लोहा अयस्क के विशाल भंडार कहाँ थे? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली को। किसके नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकार एक टोली ने दूसरी योजना तैयार की थी? अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने दूसरी योजना तैयार की थी, पीसी मोहलनोबिस के नेतृत्व में। केरल में विकास के नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना की है। देश
में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था, 69 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय सांख्यिकी संस्थापक कौन थे? पीसी मोहलनोबिस। ऊपर हमने देखा है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो योजनाबद्ध तरीके से, नियोजित तरीके से देश का विकास करना। भूमि सुधार से क्या तात्पर्य? आधुनिकीकरण के पर्यायवाची किसे माना जाता है? भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को? नियोजित विकास क्या है? प्लानिंग से विकास करना। जितने भी संसाधन हैं देश के पास, उन संसाधनों का योजना बनाकर बेहतर तरीके से विकास करना। नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? कम संसाधनों में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना नियोजन के लिए जरूरी है। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग रहकर लोकदल बनाया था। केरल मॉडल में नव लोकतांत्रिक पहल नाम का अभियान कैसे चलाया गया था? पश्चिमी मुल्कों में किस वजह से पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ? उड़ीसा के आदिवासियों लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो उद्योग लगाया जा रहा था वहाँ से लोगों को विस्थापित करना पड़ता, इसलिए लोग वहाँ का उद्योग का विरोध कर रहे थे। नियोजन आप कर ही लेंगे। वामपंथ वो विचारधारा जो गरीब के हित में और समानता के पक्ष में हो, वो क्या है? वामपंथ। और जो पूंजीपतियों और अमीरों के पक्ष में हो, वह दक्षिण पंथ। ये प्रश्न बैंक है हमारा। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के नेता थे? अभी इनको भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर को ये बिहार के नेता थे। पंडित नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1964 को। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। 1971 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? ताशकंद में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 69 में। 1971 में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी। गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दे रहा था? राम मनोहर लोहिया। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसको चुना था? वीवी गिरी को। कांग्रेस सिंडिकेट के अगवा नेता कौन थे? के कामराज। 1968-71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1968 और 71 के दौरान एस निजलिंगप्पा। देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 1984। सी नटराजन अन्नादुराई ने 1949 में डीएमके की स्थापना की थी। द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो पार्टी है डीएमके। वीवी गिरी साउथ के राज्य के मजदूर नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक प्रधानमंत्री बने? 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा गांधी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा दी जाती है। लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी कौन बना? इंदिरा गांधी। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल को क्या कहते हैं? यूनाइटेड पीपुलर जो पार्टी है, पीपल्स यूनाइटेड पार्टी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप देख लें। राजनीतिक भूकंप से क्या तात्पर्य है? ग्रांड अलायंस क्या है? तो गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दलों ने एक ग्रुप बनाया था कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, जिसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस। राजनीतिक भूकंप 1967 में 8-9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। उसको राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। प्रीवियर्स से क्या तात्पर्य है? तो 1971 में कांग्रेस सरकार राजाओं को जो सुविधाएं दी जा रही थी उनको हटाकर
यानी उनको हटाया, जिस अधिनियम के द्वारा हटाया गया, जिस कानून के द्वारा उसका नाम रखा गया पीवी पियर्स। आयाराम गयाराम राजनीति से आप क्या समझते हैं? 1967 में दल बदल करके हरियाणा के मंत्री विधायक थे आयाराम गयाराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए वो, क्योंकि इन गयाराम एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल लेते हैं, इसलिए ये जो जुमला था आयाराम गयाराम वाला। गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं? तो कांग्रेस को सत्ता से हटाने का जो विरोधी पक्ष नारा दे रहे थे, राम मनोहर लोहिया जैसे विरोधी पक्ष के नेता, उसे कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस ओ। तो ये प्रश्न देख ले आप, किस अनुच्छेद के तहत भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पे 1975 में जांच के लिए आयोग, शाह आयोग गठित किया था। जनता पार्टी ने 1970 में शाह आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो आपातकाल की जांच करने के लिए। किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए? तो 1977 में जो सरकार बनी थी वो सही ढंग से काम नहीं कर पाई और दो साल में ही 2 प्रधानमंत्री बदल दिए गए, यानी कुर्सी बदलने के अलावा जनता की जो उम्मीदें थी उस पर ये सरकार परफेक्ट यानी खरी नहीं उतर पाई, इसलिए 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। आपातकाल के 2 कारण कौन से थे? आंतरिक अशांति, आंतरिक और बाह्य अशांति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए आपातकाल लागू करना पड़ा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1966 में। डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? तो ये तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? असम में। 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना है? तेलंगाना। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता हुआ कब हुआ? 1985 में। साधारण विधेयक द्वारा ही संसद उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब लाया गया था? 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध कहाँ से है? पंजाब राज्य से। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से, गोवा से। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972 में। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में अकाली दल का गठन किया गया था। अंगामी जापो फिजो मिजोरम राज्य की आज़ादी के लिए आंदोलन चला रहे थे। गोवा में भारत का पूर्णकालीन राज्य कब बना? सिक्किम में विधानसभा के लिए पहले लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए? 1974 में। सिक्किम 1975 में 22वां राज्य बना था। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का सबसे प्रभावी मुद्दा कौन सा है? सीमा विवाद। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? 1980 के दशक में पंजाब और असम संकट में एक समानता और असमानता बतानी है। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार से होता है? भारतीय राजनीति में नए बदलाव। जनता पार्टी का उदय कब होता है? 1977 में।
किस राज्य में क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावी हैं? तो तमिलनाडु में। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को किस वर्ष गिराया गया था? 1992 में। किस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की थी? तो ये थे लिट्टे, जो कि अपने श्रीलंका का एक आतंकवादी ग्रुप है, लिट्टे। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किसने किया था? वीपी सिंह ने। वामसेप का गठन कब हुआ था? 1978 में। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में। भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीपी मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1991 में। मंडल मुद्दा किन वर्गों के लोगों का से सरोकार रखता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? 1977 में। भारत ने किस राज्य से गठबंधन राजनीति शुरुआत की? भारत की किस राज्य से गठबंधन राजनीति की शुरुआत होती है? किस वर्ष गठबंधन राजनीति की शुरुआत होती है? 1977 से। हिंदुत्व शब्द भारत के किस वर्ष से गठबंधन राजनीति की शुरुआत होती है? तो 89 से। पहला गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा बना था, फिर संयुक्त मोर्चा बना, फिर एनडीए बना, फिर यूपीए बना। हालांकि 1977 में भी 4-5 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन गठबंधन राजनीति की शुरुआत पूछ रहे हैं तो 89 से। हिंदुत्व शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे काशीराम। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आयोग की सिफारिश किसकी? मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। मंडल आयोग का नाम बीपी मंडल के आधार पर पड़ा था। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वीपी सिंह। तेलुगु देशम पार्टी का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी का गठन काशीराम द्वारा किया गया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम क्या है? चुनाव आयोग। किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताने? तेलुगु देशम, डीएमके, अन्ना डीएमके और अकाली दल। ये क्षेत्रीय दल हैं। गठबंधन राजनीति, जो कि कोई भी एक दल है वो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाता, तो या तो चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया जाता है या बाद में मिलजुल कर जो चुनाव लड़ते हैं या मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, तो उस प्रकार की राजनीति गठबंधन की राजनीति कहलाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। वामसेप का पूरा नाम आपको याद करना है। कांग्रेस प्रणाली के अंत से क्या अभिप्राय है? नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे उस समय। 1990 में जब नई आर्थिक नीति अपनाई। कांग्रेस प्रणाली के अंत का क्या मतलब है? यानी 1952 में पहले चुनाव से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस ही पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्षी दल की भूमिका निभा रही थी। तो इसको कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी थी। अब 90 के दशक के बाद कांग्रेस प्रणाली सत्ता से बाहर हो गई, तो उसको नाम दिया गया कांग्रेस प्रणाली का अंत। गुजरात सांप्रदायिक दंगे कब भड़के थे? 2002 में। भारत में आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 90 के दशक में। सर्वानुमति की राजनीति। आर्थिक नीतियों पे सर्वानुमति बनी, सबकी सहमति बन गई थी। जाति आधारित दल कौन सा है? पर्सनल लॉ ऑफ लैंगिक न्याय, शाहबानो। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकारों में होती है। जाति आधारित अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार। भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण के 2 क्या कारण थे? कोई भी एक दल है वो सत्ता नहीं बना पा रहा था, तो गठबंधन सरकारों की आवश्यकता महसूस की गई और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव लड़े गए या बाद में सरकार बनाई गई।
स्पष्ट जनादेश और खंडित जनादेश में क्या अंतर है? तो स्पष्ट जनादेश का मतलब होता है कोई एक ही पार्टी सत्ता में आ जाए, पूर्ण बहुमत से आ जाए, तो उसे कहते हैं स्पष्ट जनादेश। और जब कोई भी एक दल पूरी तरह से सरकार बनाने में असमर्थ हो जाए तो उसे कहते हैं खंडित जनादेश। जनता ने एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो उसे कहते हैं खंडित जनादेश। नेक्स्ट अपना है दो ध्रुवीयता का अंत। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। निम्न में से असत्य कथन कौन सा? समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना 1917 में। रूसी क्रांति समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मिखाइल गोर्बाचोव रूसी क्रांति के नायक थे, ये गलत है। रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, गलत पूछा गया है। असत्य कथन से हो जाएगा, क्योंकि रूसी क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन। सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? समाजवादी गणराज्य के संस्थापक लेनिन। सोवियत संघ कितने गणराज्यों का संघ था? 15 गणराज्यों का संघ था। 1991 में उसमें बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन घोषणा कर देते हैं। वो कौन से हैं? मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला एक सोवियत गणराज्य कौन सा था? शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा दिया गया? तेल और गैस के उत्पादन के लिए किस देश, कौन सा देश है वो प्रसिद्ध है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1969 में 69 में सोवियत संघ ने किस राज्य में हस्तक्षेप किया था? अफगानिस्तान में। अप्रैल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब हुआ? 1949 में। सीटो की स्थापना कब हुई थी? सीटो और सेंटो। तो सीटो की स्थापना 54 में। सेंटो की स्थापना कब हुई थी? 1955। बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? बर्लिन की दीवार का गिराना एक ऐतिहासिक घटना थी किस प्रकार की? पूंजीवादी और साम्यवादी के विभाजन के बीच को इंगित करता है। शॉक थेरेपी 1990 के दशक में लाई गई थी। दूसरी दुनिया किस खेमे के देश कहलाते थे? जो सोवियत संघ के नेतृत्व वाले देश थे वो दूसरी दुनिया। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की विभाजन की। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आसियान संगठन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का ग्रुप है। मास्ट्रिच संधि पे हस्ताक्षर कब हुए? यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? 12। यूरोपीय संघ का कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? वो है फ्रांस। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? 1994। यूरोपीय संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए? यूरोपीय संसद के लिए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? चीन विश्व व्यापार का सदस्य कब बना? अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी मामले यूरोपीय संघ का 12वां देश कौन सा है? 2019 में कौन सा 12वां देश बना? ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग करने का फैसला किस प्रधानमंत्री ने? थैचर। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967। सीमा रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण को अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। भारत ने लुक ईस्ट नीति कब अपनाई? साम्यवादी चीन में निजी खेती का निजीकरण कब किया गया? एशिया का एकमात्र G7 का सदस्य है वो कौन है? प्रसिद्ध औद्योगिक ब्रांड हुंडई किस देश का है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया? मास्ट्रिच संधि किस संगठन का आधार है? तो यूरोपीय संघ का। नाटो। अमेरिका ने नाटो की स्थापना करके एक सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को जन्म दिया था। इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाले यूरोपीय संघ के 2 देश कौन से थे? 1967 में 5 देश ने हस्ताक्षर की आसियान की स्थापना की थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने। 1978 में तत्कालीन नेता कौन थे जिन्होंने चीन की खुली द्वार
आबादी जापान का कौन सा स्थान है? तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको एक एक कर आप आसानी से याद करें एग्जाम से पहले। समकालीन दक्षिण एशिया के ये देश जो प्रश्न है वो मोस्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको आ रहे हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है। जिनमें से लोकतांत्रिक और सैनिक नेताओं का शासन कहाँ पे रहा है? तो ये रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश में। जिनमें से किस देश में 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा? तो ये रहा नेपाल में। गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच संधि पे हस्ताक्षर हुआ, वो था फरक्का जल संधि का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? 1971 में। दक्षिणी एशिया के देशों में सबसे पहले किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका ने। स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? बांग्लादेश के स्वतंत्र मुजीब रहमान। 7 पार्टी अलायंस का संबंध कहाँ से है? नेपाल से। जातीय संघर्ष में झुकने वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? तो श्रीलंका। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 2008 में। सरकरिक सीमा रेखा को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सरकरिक भारत पाकिस्तान। यदि आपको विदेश यात्रा करनी हो तो किस देश के लिए वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी? तो नेपाल और भारत के बीच वीजे की आवश्यकता नहीं होती। दक्षेश का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? और लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकवादी ग्रुप है। भारत की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा 1990 के बाद बना। शेख मुजीब रहमान की नेतृत्व वाली पार्टी 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सीटों पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस पार्टी का नाम लिखना है। साप्टा का पूरा नाम क्या है? फ्री ट्रेड वाला है ये, सार्क का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ये प्रश्न है अपने महत्वपूर्ण बन रहे। विश्व शांति का प्रतीक जैतून की पत्तियां किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रतीक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की। यूएनओ की संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सर्वाधिक मत किससे प्राप्त हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? रूजवेल्ट और चर्चिल ने अटलांटिक संधि संगठन पर हस्ताक्षर कब किए? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कहाँ के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। जिनमें से कौन सा संगठन परमाणु ऊर्जा शांति उपयोग को बढ़ावा देता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 1 जून 2018 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसके द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था? रूस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में। WTO किस पूर्ववर्ती संस्था का स्थान लिया था? गेट का। इनमें से कौन सा देश यूएनओ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान देता है? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। यूएनओ के पूर्व महासचिव ने एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट तैयार की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। स्थायी सदस्यों वीटो पावर का सर्वाधिक बार उपयोग रूस ने किया। यूएनओ के तीसरे महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। समकालीन विश्व में सुरक्षा। इनमें से परंपरागत सुरक्षा नीति का जो तत्व है, हो सकता है मैंने जल्दी में कोई प्रश्न का आंसर है वो गलत बता दिया हो, तो प्यारे विद्यार्थियों आप एक बार दोबारा उस प्रश्न को ध्यान से देख लें, बुक का सहारा ले लें। इनमें से परंपरागत आपको लग रहा हो डाउट तो देख सकते हैं आप। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको सही बताऊं। इनमें से परंपरागत सुरक्षा की नीति का जो तत्व है वो कौन सा है? शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना भी है, प्रोध भी है, तो प्रोक्त सभी है।
1950 के दशक में वियतनाम समस्या से जूझने वाला देश कौन सा है? वियतनाम समस्या। संयुक्त राज्य अमेरिका। 1960 के दशक में केन्या समस्या से जूझने वाला देश कौन सा है? इनमें से सैन्य शक्ति का आधार क्या है? सैन्य शक्ति का आधार आर्थिक और प्रौद्योगिकी। वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किन दो राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ABM संधि जिसको कहते हैं। इनमें से कौन सी शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? हथियारों का जमा करना, बफर राज्यों का निर्माण करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना, अनुनय की विधियां। जैविक हथियार संधि कब अस्तित्व में आई? तो 1972 में जैविक संधि बनी। बायोलॉजिकल विपन संधि, मिलान करेंगे, 1972। केमिकल विपन संधि 1992। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटिव 1968। वियना कन्वेंशन 1998। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसको कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा। इनमें से कौन सी बीमारी अफ्रीका को गरीब बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी? 1990 के दशक में ब्रिटेन में किस महामारी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो गया था? हेंटावायरस। तुलसी और हेतु जनजातियां किस देश की हैं? रवांडा। इनमें से सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? परमाणु अप्रसार संधि मोस्टाई 1968 में हुई थी। परमाणु अप्रसार सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानव सुरक्षा, विश्व सुरक्षा कहा जाता है। मानवता की रक्षा की व्यापकतम नजरिए से क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में, और भारत ने इसमें हस्ताक्षर 2002 में किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपरोध क्या होता है? युद्ध रोकने की एक तकनीक होती है जिसको अपरोध कहा जाता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल है निशस्त्रीकरण, जिसमें शस्त्रों को कंट्रोल किया जाए। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है किसके द्वारा? मानव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 1972 में लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी। 1980 के दशक में किस महाद्वीप में जौन परत खोज की गई थी? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक वेटलैंड रिपोर्ट जारी हुई 1987 में। इनका मिलान करना है। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में। और पर्यावरण नयाचार 1900। अंटार्कटिका संधि 1959। प्रोटोकॉल 1987। भारत ने किस पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया? धरती के वायुमंडल किस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है? ओजोन गैस। निम्न में कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? तो वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक पश्चिमी समय बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता। कौन नहीं करता? वर्ल्ड सोशल फोरम, वाम पंथ,
इंडियन नेशनल फर्म बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं करती। वैश्वीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में महत्व में वृद्धि। उपरोक्त तो सभी है। वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता के नाम किस संस्कृति को थोपा जा रहा है? पाश्चात्य संस्कृति। भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? 1991 में। मैकडोनल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत है? सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत है। CNN कहाँ का टेलीविजन है? वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के प्रमुख निर्धारक हैं। बाजार। निम्न में से कौन सा नव उदारवादी उदारीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है? वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 को पोर्टो अलगारे में हुई। ये कहाँ स्थित है? विश्व में निम्न कौन सा विरोध दक्षिणपंथी खेमे द्वारा किया जा रहा है? सांस्कृतिक प्रभाव का। भारत ने 1991 से पूर्व की संरक्षणवाद की नीति का परिणाम क्या है? उपरोक्त सभी। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों में कौन सी क्रांति की प्रौद्योगिकी? निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो नकारात्मक प्रभाव क्या रहा है इसका? खुदरा दुकानदारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भय। युवा वर्ग में पश्चिमी परिधानों के प्रति बढ़ती रुचि। वैसे तो ये दोनों ही है। वैश्वीकरण एक बहुरूपी जो परिघटना है, बहुआयामी परिघटना जिसको बोलते हैं, यानी इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रभाव पड़ते हैं। इसके निबंधात्मक प्रश्न याद करने। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के क्या अनुभव रहे? भारत के और वैश्वीकरण पर निबंध लिखना है। वैश्वीकरण के परिणामों की विवेचना करनी है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट करने। इसमें आपके मॉडल पेपर है। इनमें से सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ? 1957। निम्न में दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों में सर्वप्रथम आर्थिक उदारीकरण अपनाने वाला राष्ट्र कौन है? तो यह श्रीलंका। यूएनओ के ध्वज में जैतून की पत्तियां विश्व शांति की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? विश्व शांति। सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। निम्न में से किस वर्ष मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया? 1972। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? PC मोहलनविस। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, मार्क्सवादी दल की स्थापना कब हुई? 1964 में। शास्त्री सरकार में इंदिरा गांधी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। हरियाणा और पंजाब राज्यों का गठन कब हुआ? 1966 में। शाहबानो केस किस वर्ष हुआ? 1900। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ। 25 जनवरी 1950। 1960 के दशक को खतरनाक दशक। सिक्किम में विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव 1974-75 में। परमाणु प्रसार संधि 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। maastricht संधि यूरोपीय संगठन का आधार थी। शीत युद्ध की समाप्ति के मुख्य परिणाम। शीत युद्ध की समाप्ति के मुख्य परिणाम क्या निकले? जो दो ध्रुवों के बीच तनाव था वो समाप्त हो गया। 1968 के पश्चात मालदीव ने कौन सी शासन गणतांत्रिक निशस्त्रीकरण क्या होता है? शस्त्रों को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना।
मूलवासियों की प्रथम परिभाषा किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और कब दी? 1982। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, वामपंथी विचारधारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन कब? 1947 में। कहाँ आयोजित किया गया? महागठबंधन क्या है? राष्ट्र विरोधी किन्हीं दो घटनाओं के नाम? आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। एशियन विजन 2020, आसियान का जो विजन 2020 की शैली है वो बतानी है। भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताने हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर एक टिप्पणी लिखनी है। वैश्विक सुरक्षा के किन्हीं 2 खतरे? विश्व राजनीति में पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता। विदेश नीति से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 1969 में कांग्रेस विभाजन के 3 कारण। 1969 में कांग्रेस क्यों विभाजित हो गई थी? तो इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस के अंदर ही तनाव। 1974 में रेल हड़ताल के कारण और परिणाम। राजीव गांधी के बाद भारत की राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले किन्हीं 3 प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की अवधारणा। यूरोपीय संघ को और अधिक प्रभावशाली संगठन। यूरोपीय संघ को अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्या बनाता है? एक तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य होना, आर्थिक ताकत के रूप में एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के रूप में काम करना। WHO पे लेख, एक पार्टी का प्रभुत्व है, कमजोर जनमत के कारण होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल प्रचेतन लागू करने के कारण क्या थे? तो आंतरिक और बाह्य अशांति इसका प्रमुख कारण था। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। भारत रूस के आपसी संबंधों का लाभ दोनों राष्ट्रों को है, इस कथन की आलोचना में अपने तर्क दीजिए। वैश्वीकरण की वृद्धि के उत्तरदायी कारक बताने हैं। मानचित्र में आपको ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात में, मैसूर कर्नाटक में, अजमेर राजस्थान में, मणिपुर उत्तर पूर्व का स्टेट है, उदयपुर राजस्थान में, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, त्रावणकोर केरल में। एक और मॉडल पेपर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन करना है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961। आसियान की स्थापना 1967। दक्षिण एशिया किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक रही? किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही? भारत में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए। ये किसने कहा? डैंग हैमरशोल्ड ने। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1968 में। 68, ये 67 ही दिया हुआ है, 68 कर लें। क्लब ऑफ रोम लिमिट टू ग्रोथ नामक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित कब की? 1972 में। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के बेलग्रेड में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? जय जवान जय किसान का नारा। लाल बहादुर शास्त्री। आसू एक संगठन है, कहाँ का है? छात्र संगठन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 2001 के 11 सितंबर आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया था। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए। पहली पंचवर्षीय योजना का पहला जोर कृषि क्षेत्र पे था। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे का संबंध श्रीलंका से है। सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां, ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ताइका की नीतियां। सार्क का पूरा नाम दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अपरोध क्या है? युद्ध रोकने की एक नीति है। वर्ल्ड सोशल फोरम जो कि वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक मंच है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में अफ्रीका के शहर में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था जनवरी में।
लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच बॉम्बे प्लान क्या था? उद्योगपतियों द्वारा 1950 में तैयार एक औद्योगिक देश के नियोजित विकास का प्लान 1944 में तैयार किया था। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैनिक कार्रवाई का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। बॉम्ब शेप का पूरा नाम, जो कि 1978 में बना था। आसियान की स्थापना के उद्देश्य भारत तनाव के कारण मुद्रा कोष पर टिप्पणी, पारस्परिक सुरक्षा नीति के 2 घटक, रियो सम्मेलन के परिणाम, पंचवर्षीय समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी, वामपंथी विचारधारा, दल बदल से आप क्या समझते हैं? मिलान वाले प्रश्न। संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे? जयप्रकाश नारायण से। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से। छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस। पंजाब समझौते पर किन किन मुद्दों पर सहमति बनी थी? एक तो कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दी जाएगी। कड़े मुकाबले और संघर्ष के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति बनी। कोई 2 सहमति बिंदु कौन से थे? एक तो आर्थिक व्यवस्था पे सहमति बन गई थी, मिलजुल कर चुनाव लड़ने पे सहमति बन गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अब देख ले, निबंधात्मक प्रश्न कौन से होंगे? शोक थेरेपी क्या थी? शोक थेरेपी के परिणाम आघात पहुंचाकर उपचार करना शोक थेरेपी थी। और शोक थेरेपी वो थी जो एक आर्थिक मॉडल था। और 1990 के बाद सोवियत संघ से जो अलग हुए 15 देश, उन देशों में ये उदारवादी पूंजीवादी के रूप में एक व्यवस्था, आर्थिक मॉडल अपनाया गया जो कि पूरी तरह ध्वस्त हुआ। तो इसके परिणाम क्या थे? ये पूरी तरह सफल साबित हुआ। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। कैसे वर्णन कीजिए? तो सोवियत संघ का विभाजन से, जब सोवियत संघ विभाजित नहीं हुआ तब भारत का एक स्वाभाविक मित्र था और इनके दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाते हुए इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वैश्वीकरण वाला। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत के मानचित्र में अमृतसर जो कि पंजाब में है, त्रावणकोर केरल में है, जूनागढ़ गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, मणिपुर उत्तर पूर्व का स्टेट है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इन प्रश्नों से बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आने वाला। धैर्य के साथ जुटे रहें और इन 2 पेपरों को आप पूरी तरह से हल करके चले जाएं। प्रश्न बैंक को 2 बार आप जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।